नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी स्वागत करती हूं। वक्त तो चला है प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक का। आज का जो मसला है स्ट्रीट टॉक का बड़ा सेंसिटिव इशू है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये किस तरीके की इंटरनेशनल फेलिनी है जिसको कंप्लीटली रैडिकेट करने की आज के समय में भी ज़रूरत है। हालांकि ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर कानून बहुत सख्त है। ओवरऑल ग्लोबली भी देखें, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर जो रूल्स हैं लगभग हर कंट्री में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और रूल्स काफ़ी ज़्यादा कड़े भी हैं। जो सज़ा है वो भी आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंजेंट एक सज़ा है, लेकिन फिर भी हर साल हर दिन इसको लेकर जो सर्वेज आते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, वो अपने आप में एक चिंताजनक विषय हैं। और उसके बाद ये सवाल उठता है कि हमें एक बार फिर से क्यों इसे रिकॉल करने की ज़रूरत है कि एक ऐसा मामला है जो एक सब्सटैंसिव है और बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग इशू है, जिस पर चिंतन मनन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रूल्स को और कड़ा करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो हम भारत की सिचुएशंस की भी बात करेंगे, भारत की स्थिति की भी बात करेंगे। ये एक ऐसा मामला भी है जिस पर हम देखें कि इंटरनेशनल फोरम में जब जब बड़े बड़े मसलों को उठाया जाता है तो ये लगभग ये मामला जो है, जो बेहद सेंसिटिव है, उस मामले को अनदेखा करने की कोशिश हर वक्त की जाती है, जबकि ऐसे मामलों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मामला बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है और एक बार यदि ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो जेनेटिकली ये आगे बढ़ती चली जाती है, डिप्रेशन में तब्दील हो जाती है और बच्चे जो हैं एक गहरे गर्त में चले जाते हैं। पोर्नोग्राफी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में देश भर में छापेमारी की। उसकी दरअसल लंबे समय से जरूरत भी महसूस की जा रही थी। काफी पहले समय भी राज्यसभा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला उठ चुका है और इस संबंध में सरकार कई बार कार्रवाई भी कर चुकी है, लेकिन बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले मानो सरकार के साथ तू डाल डाल मैं पात पात का खेल खेल रहे हों। सीबीआई की हाल ही छापेमारी से पता चलता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सूत्रधारों का नेटवर्क कितना ज्यादा व्यापक है और तकनीक के दुरुपयोग के बल पर वो किस तरीके से कानून प्रवर्तक एजेंसियों की नजरों से बचे रहने की अक्सर कोशिश करते रहते हैं। इस मामले में सीबीआई के वर्तमान ऑपरेशन को मेघ चक्र नाम भी दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इस अपराध से जुड़े लोग क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल न्यूजीलैंड में पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले से जुड़े कुछ लोगों को पकड़ा, जिनसे पता चला कि इसकी जड़ें जो हैं वो भारत में हैं। अब इंटरपोल के मार्फत न्यूजीलैंड पुलिस से ठोस जानकारी मिली और उसके बाद सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र चलाकर 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 59 स्थानों पर छापे मारकर तलाशी ली। फिर इस दौरान 50 लोगों के मोबाइल, लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच की गई, जिसमें कई में बाल यौन शोषण के प्रसार करने के सबूत मिले हैं। आज से करीब 4 साल पहले भी राम भवन नाम का जूनियर इंजीनियर चित्रकूट सिंचाई विभाग में काम करता था। उसने 40 से ज्यादा बच्चियों के साथ गलत हरकत की और किसी का अपने घर पर तो किसी का बाहर वीडियो बनाया और वीडियो को विदेशों तक में बेचा। तो उसकी इस घिनौनी हरकत और काली कमाई में उसकी पत्नी भी साथ दे रही थी। थाने में 10 से ज्यादा परिवार के शिकायतें मिली पेरेंट्स की, जिनके बच्चे रात भर गायब रहे, खेलते खेलते अचानक कहीं चले गए और फिर घर के बाहर रोते बिलखते मिले, या फिर उनके बच्चों के साथ जबरदस्ती तक की गई और इनकी उम्र 8 साल से 13 साल तक की थी। हालांकि राम भवन जब तक पकड़ा गया, ना जाने कितने परिवारों को ना भूलने वाला दर्द दे गया। तो ये जो कहानी है सिर्फ एक राम भवन या एक पीड़ित महिला या उसकी बच्ची की नहीं है। ये हर राज्य में इस तरीके से सैकड़ों केसेस के साथ जुड़ी हुई है। ऑपरेशन कार्बन भी था, जिसके तहत 1 साल पहले मध्य प्रदेश में सीबीआई की छापेमारी हुई थी। मामला ग्वालियर का है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सूचना लोकल पुलिस थाने से थी और आरोपी ने जिन बच्चों के वीडियोस बनाए वो आसपास के मोहल्ले के ही थे। माता पिता तो कुछ बोल ही नहीं पाए और पीड़ित बच्चे के मामा ने पूरी कहानी बताई। फिर छत्तीसगढ़ की बात, यहां पर भी 35 साल का आरोपी उज्जवल चंद्राकर गिरफ्तार किया गया और वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो इंटरनेट पर वायरल करता था।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की शिकायत पर उसे पकड़ा गया और उसके मोबाइल में बच्चियों के कई आपत्तिजनक वीडियोस मिले। 5 महीने पहले राजस्थान के जयपुर की भट्टा बस्ती थाने में भी पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्टाग्राम पर बच्चों की अश्लील वीडियोस डालता था और उसके मोबाइल में बच्चों के अश्लील वीडियो के 50 से अधिक क्लिपिंग्स मिली और पूछताछ में क्या पता चला कि उसके जरिए दूसरे राज्यों में नेटवर्क चलते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का रैकेट चलता पाया गया है। निश्चित तौर पर एक चिंताजनक विषय। छापेमारी के दौरान मिले आंकड़े बताते हैं कि 500 से ज्यादा रैकेट्स और 5000 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए हैं और इन सभी का लिंक विदेशों से जाकर जुड़ता है। भारतीय बच्चियों के वीडियो होते हैं और मिलते विदेशी वेबसाइट्स में। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में एक रिपोर्ट कहती है कि भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर है इसका, और सरकार के कान तब खड़े हो जाते हैं जब सिंगापुर, न्यूजीलैंड भी ये कहने लगते हैं कि इस पर रोक लगाइए। सीबीआई की छापेमारी में यह बात सही भी साबित होती नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट, महिला बाल कल्याण, मानवाधिकार आयोग, राज्य की सरकारें सभी चिंता जताती नजर आती हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि सीबीआई ने ऑपरेशन कार्बन के तहत ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ कार्रवाई की। देश में बाल यौन शोषण के मामले चिंताजनक ढंग से बढ़ रहे हैं और इसीलिए सीबीआई ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ भी ग्लोबल ऑपरेशन के अंडर ऑपरेशन मेघ चक्र चला रही है इस वक्त, और इसके तहत ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों की अंतर्राष्ट्रीय लिंक की पड़ताल की जाती है और इंटरपोल इसके माध्यम से संबंधित देश को उसकी जानकारी भेजी जाती है और साथ ही बाल यौन शोषण रोकने के लिए इंटरपोल की मदद से सभी देशों की जांच एजेंसियों की बैठक भी आयोजित की जाती है ताकि उनके बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित हो और आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कठोर कार्रवाई की जा सके। यहां पर आपको बता दें कि 2018 में भी भारत सरकार ने करीब 850 पॉर्न वेबसाइट्स पर बैन लगाया था और बच्चों से जुड़ी पोर्नोग्राफी के व्यवसायिक इस्तेमाल के मामले में पहले तय 3 साल की सजा को बढ़ाकर 5 साल से लेकर अधिकतम 7 साल तक किया गया। लेकिन सरकार के साथ ही नागरिकों का भी यह दायित्व है आज कि वो जागरूक हो, क्योंकि हर माता पिता के साथ जुड़ा हुआ है और उनके बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए जागरूक होने की जरूरत है ग्लोबली। ये सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए सरकार की हर संभव मदद करने की भी यहां पर जरूरत है। तभी समाज से इस नासूर को खत्म किया जा सकता है। इंडियन एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी का इस मसले पर क्या कहना है, आइए उन्हें सुनते हैं। आपको सुनाते हैं इंडियन एक्टिविस्ट कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने ग्लोबली जब उनसे ये सवाल किया गया था और इस मसले पर उन्होंने एक कहें अपना पर्सपेक्टिव रखा था और उनका क्या कुछ कहना था इस बहुत सेंसिटिव इशू को लेकर, आइए सुनते हैं। We have some cybercrime laws in most countries, or many countries I would say, but when it comes to online child sexual abuse, there is no international law, unfortunately. There is no UN convention, which I have been demanding for quite some time and I will keep on demanding, that there should be some strong check on the data service providing companies, because they make money, they mint money out of this child sexual abuse material which is uploaded and then distributed. So children are taken to such crime from some places and they were used for production of porn materials in another countries, and the third country or fourth country is going to host that cyber group or company. So it's a global phenomena, global problem. So there is a need of an international convention, international law, but also that countries should also make such laws so that such material is not uploaded from the source. So data service provider companies have to be held. चाइल्ड पोर्नोग्राफी गंभीर ही नहीं, एक अमानवीय कृत्य भी है
और ये मसला बेहद सेंसिटिव, और हम चाहेंगे कि आज हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं आज हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और इस पर अपने विचार रखें। सिर्फ एक सवाल, एक सधा सा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर छोड़ रहे हैं, उसके साथ कुछ ऑप्शंस है। हम चाहेंगे कि आप उस पर अपने विचार हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में इस विषय पर साझा करें। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्योंकि ये डर्टी पिक्चर का जाल है और निशाने पर नौनिहाल तेजी से बढ़ रही है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसको लेकर सबसे पहले आपके दिलो दिमाग में क्या आता है जब भी आपके संज्ञान में ये ऐसे कई मामले आते हैं, फिर चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो, समाचार माध्यम से हो, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, या फिर आप कोई खबर पढ़ते हैं अपने मोबाइल के थ्रू, किसी आर्टिकल के थ्रू। सबसे पहले इसको लेकर आपके दिलो दिमाग में क्या आता है, क्या लगता है आपको? 3 ऑप्शंस हैं कि अपने बच्चों के लिए माता पिता को अलर्ट रहने की यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। सवाल यह भी है, उसके साथ ऑप्शन जुड़ा हुआ है कि सरकार एक्शन ले और ऐसे वीडियोस की शेयरिंग तुरंत रुके, क्योंकि कानून है इसको लेकर, लेकिन जिसे जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, आगे फॉरवर्ड किया जाता है, तो उसको लेकर भी एक सख्त कानून है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। तीसरा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीधा इसी से ही कनेक्टेड है, क्योंकि आज के जमाने में तो देखिए हर कहीं सिर्फ इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, कई एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सिस्टम को आज मजबूत करने की जरूरत है, या तीनों ही चीजों पर आज बहुत फोकस करने की जरूरत है, इसे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन की इसकी जरूरत है। मैं चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं वो हमें कॉल करें और इस पर अपनी राय, अपना जो एक नजरिया है वो जरूर रखें। आप एक पेरेंट हो सकते हैं, आपके बच्चे, और ग्लोबली ये जो एक मामला है ये बेहद कन्विंसिंग मामला, और जैसे कैलाश सत्यार्थी जी ने भी कहा कि इंटरनेशनल फोरम पर भी इसको लेकर एक कन्वेंशन की जरूरत है। डेफिनेटली इतने सारे रूल स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी क्यों प्रोग्रेसिवली इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आते हैं, आंकड़े आते हैं, वो क्यों चिंता क्रिएट कर रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद अपने खास मेहमान के साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, इसके लीगली फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी जरूर जुड़िएगा प्रोग्राम के साथ। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे स्ट्रीट टॉक में। डर्टी पिक्चर का ये जाल और निशाने पर है नौनिहाल, #जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड। जी हाँ, ये हर देश के एक अभिशाप है ये मसला, और इस अपराध की सज़ा जितनी भी गंभीर हो कम ही है। लेकिन दुख की बात देखिए ये है कि भारत में भी इस पर रोक के लिए सभी प्रयास और कानून बनाए गए हैं, लेकिन नाकाफ़ी भी हैं। और हालात आप ये देखिए कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से कमाई के चक्कर में लोग अपना ईमान धर्म तक बेच देते हैं, और देश में ऐसे लोग न जाने कहां कहां छिपे होंगे ये कोई नहीं जानता, बस ढिंढोरा उनका ही पिटता है जो पकड़े जाते हैं। कंटेंट वीडियो के कस्टमर्स तेजी से बढ़ रहे हैं इस वक्त, और इसे लेकर कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं, लेकिन कई रिपोर्ट्स कहती है कि प्रतिदिन सर्च इंजन पर 1,16,000 सवाल आते हैं, और ये सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर हैं। और इस तरह के सर्च के आंकड़े ऐसे हैं कि आप इन्हें प्रति सेकंड से भी अनुमान लगा सकते हो, और इस हिसाब से प्रति सेकंड में सर्च इंजन पर आप देखिए 380 लोग एडल्ट कंटेंट की तलाश कर रहे हैं, और इसमें 25% सर्च इंजन पर सवाल पोर्नोग्राफी को लेकर होते हैं, और एक दिन में 68 मिलियन सर्च क्वेरीज होती हैं। दिस क्रिएट्स टेंशन। आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए रविंद्र ढुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एडवोकेट हैं और साइबर क्राइम और सिक्योरिटी पर भी मजबूत समझ और अपनी पकड़ रखते हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में रविंद्र जी आपका। एक बहुत ही सब्सटेंसिव इशू की हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। बहुत कम बात होती है इस पर किसी मंच पर, और ये तब होती है जब कोई एक बड़ा केस कोई सामने आया। हालांकि अभी तो कोई केस तो नहीं आया, हम कुछ ऐसे ही चिंताजनक केसेस की बात कर रहे थे जो पिछले साल आए, जैसा कि हम चित्रकूट की बात कर रहे थे जिसमें एक व्यक्ति और उसकी पत्नी शामिल थे, जिसमें 50 से भी ज़्यादा बच्चे जो थे उनकी वीडियोस बनाई गई थी। तो ये एक चिंताजनक विषय है जिस पर बात बहुत कम होती है। हम कहेंगे कि ये हर पेरेंट की चिंता है। हर कंट्री में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून बहुत सख्त है, और हर कंट्री में चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून बहुत सख्त भी है, और भारत में भी हैं इस पर। जो रिपोर्ट आई पिछले साल और इस साल भी, फिर भी सीबीआई का कड़ा एक्शन और उस पर कई नेटवर्क्स का क्रैकडाउन करना, कईयों की गिरफ्तारी, कई नामी गिरामी हस्तियों के नाम भी आगे आना, ये सब
क्या बताता है? सबसे पहले तो मैं आपसे ग्लोबली इसके एक लीगल फ्रेमवर्क की और इसकी जो एक स्थिति है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो आपसे मैं इसका एक टेक लेना चाहूंगी आज। देखिए, ये मुद्दा ये बड़े लंबे समय से जो है पूरे विश्व के अंदर चर्चा में है। इसके इसके रिलेशन में लेकिन जो कानून हम आज के दिन में बात कर रहे हैं कि लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट, ये पहले नहीं होता था। हाँ जी। एक्सेप्ट फॉर फ्यू कंट्रीज ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। यदि आप थोड़ा सा 10-12 साल पास्ट में चले जाएंगे तो फॉर्मर जो यूएसएसआर है, मतलब रशियन जो कंट्रीज है, चेचन्या, यूक्रेन और रशिया, यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज का बहुत एक हॉरिफाइंग एक वहाँ पर डाटा था। बुल्गारिया, यूरोपियन एरिया में खास करके, तो वहाँ पर ना तो लॉ स्ट्रिक्ट था और ना ही इसकी पब्लिकेशन और ना ही इसकी सर्कुलेशन स्ट्रिक्ट थी। इवन आपकी प्रोग्रेसिव कंट्रीज लाइक जापान जो है, जापान के अंदर भी इस मामले में जो है बड़ा कोई बहुत एक पॉजिटिव एक फ्रेमवर्क नहीं रहा है वहां पर। हालांकि भारत में तो लंबे समय से ये बैन रहा है, बट वर्ल्ड के ऐसे बड़े कंट्रीज हैं जहां पर इसके ऊपर को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसके बारे में पूरे विश्व के अंदर चर्चा बढ़ती गई, तो क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए समझिए या अपने बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए समझिए, तो इनके ऊपर लॉज बनाए गए। तो आज के दिन में हम यस वी कैन से कि भी हमारे पास में एक लीगल फ्रेमवर्क तो मौजूद है, लेकिन इसको रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। जो ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, जैसे मैं कैलाश जी को भी सुन रहा था, तो दैट इज एक्सपेंसिव थिंग जो हमको इस बात को समझना होगा कि आप जो है चाइल्ड अब्यूज को जो है बढ़ने से, उसको पब्लिसाइज करने से तभी रोक सकते हैं यदि आप उस सोच के ऊपर ब्रेक लगा दें। यानी कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए, एक ऑटोमेटिक जो एक आर्टिफिशियल सिस्टम इंटेलिजेंस एआई से आइडेंटिफाई करके उसको अपलोड करने से बचाया जाए ताकि अब्यूज हो ही ना। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर भी जो दिक्कत आ जाती है वो ये आ जाती है कि अगर आप रोकने का इसको कोशिश करेंगे, लेट अस सपोज, तो एक व्यक्ति यदि वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस को भी ट्रेस नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज को ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने वालों को भी पकड़ना, उनको जो है सजा देना, क्योंकि इसको अपने पास रखना भी कानूनी अपराध है। आप इसको ये नहीं है कि भी हम इसके फैलाव को ही केवल कानूनी अपराध कर रहे हैं, मानते नहीं, इसको रखना भी कानूनी अपराध है। यदि आप उसको अपने पोजेशन, एक्टिव कॉन्शियस पोजेशन में भी रखते हो, दैट इज आल्सो ए क्राइम। तो इस तरह के क्राइम जो है, खास करके जब आपका पॉक्सो एक्ट जो बना था 2012 में निर्भया कांड के बाद में, तो उसमें क्लियर तौर पर है 7 साल तक की सजा, उसमें 10 साल तक का जुर्माना। आईटी एक्ट में भी है। इवन जो हमारी इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 कब बनी थी, 1860 के अंदर, उसके अंदर भी सेक्शन 294 में इसको इलीगल माना गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कानून में मौजूद है। मुद्दा ये है कि इसको रोका कैसे जाए, इस चीज के ऊपर डेलिब्रेशन और डिस्कशन ज्यादा जरूरी है। सीबीआई हर साल लगभग एक रूटीन रेड कर रही है, इस साल भी की रही है। जो आप बता ही रहे थे ऑपरेशन जो है मेगा चक्रा, इससे पिछले साल था, इससे लास्ट ईयर 2021 में भी एक बड़ी रेड हुई थी बड़े बड़े ठिकानों के ऊपर। तो ये इंटरनेशनल डेटाबेस है, उसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो इंटरपोल के अंडर आता है जी। तो यही पूरे विश्व के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो हमें उसी डाटा से लेते हैं ये और वही से ये इनपुट लेते हैं। तो ये एक, हालांकि देयर इज नो कन्वेंशन, ठीक कहा कैलाश ने, इस चीज के ऊपर कोई भी एक यूनाइटेड नेशंस में कोई कन्वेंशन या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं बना है। पहली समस्या तो है ये, आपके पास में एक लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो भी इंटरनेशनल, नॉट लोकल डोमेस्टिक, जहां पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग और इस तरह की चीजों को मैंडेटरी किया जाए, न कि एक दूसरे से सिलेक्टिव शेयरिंग हो। तो इंटरपोल ने अपने लेवल पे एक डेटाबेस क्रिएट किया है। उस डेटाबेस के तहत बहुत सारी फोटोग्राफ्स को, मैं कहता हूँ चाइल्ड फेसेस को आइडेंटिफाई किया गया, जिनको शेयरिंग के लिए ओके कर दिया गया पूरे वर्ल्ड की सेंट्रल पुलिसिंग एजेंसीज के लिए। वो वहां से जो है इनपुट ले सकते हैं कि भी ये इसका जनरेशन कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। तो उस इनपुट के बेस पे डेट्स वगैरह चलती रहती है। वो फिर सेइंग अगेन की भी इतना सेलेक्टिव डाटा जो है,
कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता कि जो रियल क्रिमिनल्स हैं उन तक पहुंचाने का कौन तक काम पहुंच करेगा। जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत यहीं पर है। मैं हालांकि मैं इसे ब्रेक के बाद आपसे जरूर समझना चाहूंगी CSAM, दैट इज ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, क्योंकि जितने भी जब हम कुछ रिपोर्ट्स को देखते हैं, अभी भी हाल ही की जो रिपोर्ट आई है 20-21 राज्यों में जो इसकी पूरी पड़ताल की गई कि इसका नेटवर्क कहां कहां पर है, तो क्रैकडाउन करने की कोशिश तो इस वक्त जारी है उन ऑपरेशंस के तहत, लेकिन ये जो CSAM है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा भारत में ही पाया गया है। वही जैसा आप भी कह रहे हैं कि इतना सारा कानून, इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी दिक्कत कहीं ना कहीं तो है। ग्लोबली भी ये दिक्कत है कहीं ना कहीं, जिसको क्रैकडाउन करने की आज के समय में जरूरत है, और यहां पर सबके ही सहयोग की जरूरत है। मैं एक बार अपने दर्शकों से भी फिर से कहना चाहूंगी, क्योंकि एक सवाल आप लोगों के लिए हमने रखा था कि तेजी से ये बढ़ रहे हैं मामले चाइल्ड पोर्नोग्राफी के, इसको लेकर आपके दिलो दिमाग में क्या आता है? यहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें, धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल, और वही एक मीडियम बना हुआ है। माता पिताओं की यहां पर एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो घर से ही शुरू होती है, इसको लेकर अलर्ट रहने की यहां पर ज्यादा जरूरत है। सरकार एक्शंस ले, वीडियोस का सर्कुलेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंटली जो ये हो रहे हैं, उसको यदि रोका जाए तो फिर काफी हद तक इसमें हम सक्सेस जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो आपके दिलो दिमाग में क्या आता है जैसा ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर इसको लेकर कोई भी खबर आए या ये जहन में आपके भी आए, तो उसको लेकर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है, वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। कॉल कर कर अपना जो है राय, अपना सजेशंस जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में आज बात एक बहुत ही सेंसिटिव इशू चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, और आज इसके पूरे लीगल फ्रेमवर्क को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एडवोकेट रविंद्र ढुल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करेंगे। हम CSAM का भी जिक्र कर रहे थे यहाँ पर, उसके साथ एक सवाल है कि हम जब पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं 2012 के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि सर उसके बाद से लेकर अब तक, जब ये एग्जिस्टेंस में आया उसके बाद से लेकर अब तक इसकी इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की भी कमी काफ़ी ज़्यादा खलती है। तो क्या ये वाकई है जब हम हर स्टेट्स की बात करते हैं, और यदि हैं तो अब तक उनका रोल किस तरीके का रहा है? देखिए, लॉ बिल्कुल आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। लॉ का होना एक अलग इशू है और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन एक अलग इशू जी, दोनों एक अलग अलग विषय हैं। हाँ। जिसके ऊपर सरकारें जो है ध्यान नहीं देती। लेकिन क्योंकि जो खास करके, हालांकि स्टेट कोई ऐसा बैन नहीं है कि स्टेट पुलिस के पास में कि भी आप इस तरह के ऑफेंडर्स को, खास करके सेक्स अब्यूज के जो है, चाइल्ड अब्यूज के, इस तरह के ऑफेंडर्स को आप नहीं पकड़ सकते। लेकिन स्टेट पुलिस के पास में एज सच कोई बहुत ज्यादा इसकी एक्सपर्टाइज भी नहीं है। ये ज्यादा चिंता क्योंकि अगर हम केवल सोशल मीडिया के आपके जो चैट प्लेटफॉर्म्स की भी बात करें, वहां पर भी एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, तो उनको एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना और ये चेक करना कि एक्चुअल में जो मटेरियल ट्रांसमिशन था वो किसी अंडर एज चाइल्ड का था, वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आकर के बनकर किया जाता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इस जगह पर गलत साबित होती है कि उनको वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि जिस फोटोग्राफ को ट्रांसमिट किया जा रहा है क्या वह अंडर एज चाइल्ड का है या नहीं है, क्योंकि वो बड़ा एक गंभीर विषय हो जाता है, जिसके कारण जो है एजेंसीज ये समझने में नाकाम है एक्चुअल में कि इसको रोकने का माध्यम होना चाहिए तो क्या होना चाहिए। क्योंकि आप पूरी तरह से इसको बैन कर नहीं सकते हैं। चाइल्ड अब्यूज को छोड़ दें तो फॉर अडल्ट जो है, किसी अडल्ट मटेरियल को रखना कोई ऐसा कोई गलत नहीं है, इलीगल नहीं है, और वो पूरे विश्व में नहीं है। लेकिन चाइल्ड मटेरियल को रखना ये इलीगल है, और ये आज के दिन में एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में इलीगल है। तो वो आइडेंटिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। जिस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस से को करने के लिए जितनी भी एजेंसीज है वो लगातार इसके ऊपर काम करती रहती है। तो वो क्या करती है, फेसेस को रिकॉग्नाइज करती है जो कि अवेलेबल मटेरियल पूरे वर्ल्ड में होता है, चाहे वो किसी भी देश से किसी भी जगह से जनरेट हुआ है। वो फेसेस को रिकॉग्नाइज करके AIA के
आर्टिफिशियली जो इंटेलिजेंस हमारी एआई एआई के थ्रू एक ट्रांसमिशन पूरे वर्ल्ड में इसका किया जाता है कि इस फेस को आइडेंटिफाई करे एआई और ये चेक करे कि ये एक चाइल्ड है और यदि इसके रिलेटेड कोई भी मटेरियल है तो उसे पकड़ा जाए। जैसे आपकी सीबीआई यहाँ पे भारत में भी ऑपरेशन मेगा चक्रा में किया गया, हाँ जी, तो वो जो ओके, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो फेसिस से होता है, तो वो बड़ा एक गंभीर विषय बन करके आ जाता है। तो इसको सोर्स के ऊपर भी रोकना अपने आप में बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर कोई फ्रेश कोई नया चाइल्ड वहां पर एब्यूज के इस उसके अंदर शामिल किया गया है डार्क एरिया के अंदर, जी, तो उसको आइडेंटिफाई करना इतना बहुत मुश्किल है तब तक कि जब तक वो ट्रांसमिट होकर के किसी एजेंसी के हाथ लग जाए कि भी देखिए ये एक चाइल्ड को जो है अब्यूज किया गया है। तो बड़ी ये मतलब अपने आप में एक बड़ी चैलेंजिंग टास्क है आईटी वर्ल्ड के लिए भी, आईटी एक्सपर्ट्स के लिए भी, कि आप इसको कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं लूप होल्स है बिकॉज इट्स अ कैमोफ्लेज, है ना। ये इस तरीके की सिचुएशन जैसा आप कह रहे हैं। जब मैं यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क की भी बात करती हैं, खासकर भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, हम कह सकते हैं रविंद्र जी के वी हैव मशीनरीज, वी हैव सोर्सेज, बट फिर भी जैसे हम स्टेट लेवल्स की भी बात करें तो वहां पर स्पेशल कोर्ट्स तक नहीं है जब हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करते हैं। ये क्या सही है? देखिए बिल्कुल सही है, स्पेशल कोर्ट नहीं है और स्पेशल कोर्ट बनाने का कहीं ना कहीं प्रावधान भी नहीं है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो स्पेशल कोर्ट्स बनती हैं, अब उसको ही मैं मानता हूं कि आज के दिन में उनको ही इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह के उसके लिए फ्रेम ऑफेंसेस के लिए, क्योंकि उसको स्पेसिफिकली जो है सेक्शन 14-15 के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है कि भाई चाइल्ड को रखना, अपने पास में पोजेशन में लेकर के आना, उसको प्रलोभन देना और उसका इस्तेमाल करना, ये सब कुछ पूरी तरह से इलीगल किया गया है और अप टू 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है। लेकिन मैं मानता हूं कहीं ना कहीं इम्प्रिजनमेंट कम है, क्योंकि मैजिस्ट्रियल ट्रायल हो गई एक प्रकार से, 7 साल तक की सजा को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा सकती है, नहीं है इतनी सजा है। इसी इस ऑफेंसेस की सजा को थोड़ा और बढ़ा करके इसे एटलीस्ट सेशन ट्रायल बनाना चाहिए, ताकि जो है आरोपियों के, अपराधियों के मन में एक जो है भय का वातावरण पैदा हो कि आपके साथ में बहुत ज्यादा एक सजा आपको मिल सकती है। 10 साल तक की जो है जुर्माने का प्रावधान है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मैं मानता हूँ कि चीज है कि भाई जो लोग इसका कमर्शियल मार्केटिंग करने का काम कर रहे हैं उनके लिए कोई 10 लाख रुपए को बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, जिसको लेकर के वो डेटरेंट उसके अंदर आएंगे। तो भारत के अंदर इस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आईटी एक्ट, क्योंकि ये तो चीज आपकी यहाँ पर आ गई कि भी आपको सजा कैसे देनी है, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो आईटी एक्ट के तहत तो इसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया कि ट्रांसमिशन कहाँ पर कैसे किस तरीके से होगा, तो उसको जो है सजा देने का काम किया जाएगा। बट अगेन सेम थिंग, मे भी हम कह सकते हैं टू पॉपुलेशन भारत की जो है एक 40 करोड़ के आसपास में है, कि आपके पास यहाँ पर इतने केसेस आते हैं, बट फिर वरिंग सिचुएशन है कि आपके पास में 2013 से आईटी एक्ट है, उसके बावजूद भी 2000 मतलब कितने लंबे समय से आईटी एक्ट है, 2013 कह रहा हूं मैं, तो आज भी उस बावजूद उसके जो है देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। आई वाज वंडरिंग रविंद्र जी के हम क्योंकि देखते हैं कि इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी ग्लोबली भी, इनफैक्ट ना सिर्फ भारत की बात, ग्लोबली भी इतने इनके केसेस का बढ़ना और बच्चों में जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखना कि किस तरीके से उनका भविष्य भी जो है वो गर्त में जा रहा है, वो भी उस समय में जब वो लगातार मोबाइल्स के साथ रहते हैं, लैपटॉप्स, ये तमाम गैजेट्स के साथ अक्सर उनका जो समय है वो बीतता ही बीतता है। आई वाज वंडरिंग कि भारत में क्या इसको लेकर कोई बड़ी कन्विक्शन हुई होगी किसी आरोपी की? मुझे याद नहीं आता ऐसी कोई कन्विक्शन नहीं हुई होगी। नहीं याद नहीं आता, क्योंकि यहाँ के एजेंसीज के लिए प्रैक्टिकली एक बड़ा नया विषय है। इस विषय को लेकर के भी सामने आई है सीबीआई, क्योंकि इंटरपोल के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है अपने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल जो है क्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि ये क्राइम को आप इसको डोमेस्टिक नहीं मान सकती है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडरवर्ल्ड जिसे कहते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सीमाएं और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहाँ विश्व के अंदर है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक विषय है, जिसके बारे में जो है
को समझना होगा कि सीबीआई के अलावा और किसी के पास में तो इसकी एक्सपर्टाइज है ही नहीं, क्योंकि स्टेट पुलिस के लिए तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है विदेश से डाटा सोर्स करना। इट इज ओनली सीबीआई जिसके पास में कैपेबिलिटी है, या कह सकते हैं कि लीगल राइट्स है इसको विदेश से दूसरे एजेंसी से इसको सोर्स करने के। वो सोर्स करते हैं कहीं ना कहीं इंटरपोल से, वहां से इसको पकड़ने की और एक कोशिश तो चल रही है। और मैं ये कहता हूँ, देखिए इसका पॉजिटिव पहलू भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसके कहीं ना कहीं रोक नहीं लगाई गई है। यदि आप आज से 10 साल पहले के गूगल के ट्रेंड्स को देखेंगे तो गूगल में इस प्रकार का मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल था आज से 10 साल पहले। यदि आप उसको सर्च करते थे, जी, आज के दिन में इसको सर्च करने का काम करेंगे आपको नहीं मिलेगा। राइट, यू राइट। पूरे वर्ल्ड के सर्च इंजन ने इसको बैन करने का काम किया है, अच्छी चीज। दूसरी चीज, आप क्लाउड स्टोरेज की शुरुआत में बात कर रहे थे, जी। तो क्लाउड स्टोरेज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है या गूगल ड्राइव है, जो सबसे 2 मेजर क्लाउड स्टोरेज है पूरे वर्ल्ड की, जिसका इस्तेमाल पूरे विश्व के अंदर किया जाता है, या ड्रॉपबॉक्स है, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है कि वो भी अपना डाटा जो है वहां से एआई जो है इंटरपोल से सोर्स करती है, और उन बच्चों की जो फोटोग्राफ्स है, फेसेस जो है रिकॉग्नाइज्ड फेसेस हैं, उनकी कोई भी फोटोग्राफ जो है अगर इनके किसी भी डेटाबेस में, चाहे वो प्राइवेट ऑनलाइन वन ड्राइव उसके अंदर भी अपलोड होती है, तो भी जो है वो एजेंसीज को बता देती हैं कि इस जगह से, इस सोर्स से कोई फोटोग्राफ जो है अपलोड हुआ है जो कि उस चाइल्ड के फेस से मैच करता है, आप उसको चेक करिए। तो इस तरह का एक फ्रेमवर्क आज के दिन में आपके पास में अवेलेबल है, जो कि आज से 10 साल पहले नहीं था। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी एक जीत मैं इसको मानता हूं। और रशिया जैसे कंट्रीज जो है, जो इसको इलीगली नहीं मानते थे, आप समझिए कि रशिया, जापान इसको इलीगल मानता ही नहीं था, तो वहां पर जो है इसको इलीगल माना गया है। ये भी दूसरी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो रशिया से सोर्स, ज्यादातर जो वेबसाइट्स थी जो इसका प्रसारण करती थी, वो रशिया बेस्ड उनके सर्वर्स रहते थे। तो वह समस्या, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े कंट्रीज है, रशिया है, रशिया के अंदर छोटे छोटे चेचन्या है, यूक्रेन है, ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनके आपको नाम भी नहीं पता है, जो रशिया यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर थे। वहां पर ऐसा बहुत कुछ चलता था जिसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं एक अंतरराष्ट्रीय शेम से बचने के लिए उसके ऊपर एक रोक लगी है टू सम एक्सटेंट, जिसके कारण आज के दिन में आप जो है इन द नेम ऑफ आर्ट, क्योंकि इसको पूरे विश्व के अंदर बेचा जाता है कथित तौर पर आर्ट के रूप में, लेकिन ये सर्टेन सेक्स अब्यूज के मामले हैं, चाइल्ड अब्यूज के मामले हैं, क्योंकि बच्चे को अपनी समझ का बिल्कुल नहीं पता है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके रिपरकेशंस उसके खिलाफ, उसके अंदर क्या होने वाले हैं, उसके मेंटल, उसके ऊपर ट्रॉमेटिक सिचुएशन। तो ये प्रूव्ड क्राइम है, इसके अंदर कुछ भी प्रूव नहीं करना है। अगर कोई बंदा उसके पोजीशन में है, दैट इज ए क्राइम। वो उसको स्टोर कर रहा है, उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई मायने नहीं रखता इसके अंदर। एक्सेप्ट फॉर अदर जो अडल्ट फॉर्म है, उसको आप स्टोर करते हैं, दैट इज नॉट ए क्राइम। हियर स्टोरेज इज आल्सो ए क्राइम। राइट। रविंद्र जी, क्योंकि आप एक कानूनी जानकार होने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्राइम हो, इस पर एक अच्छी समझ और पकड़ रखते हैं अपनी। मैं आपसे एक बात जानना चाहती थी। यहाँ पर मैं मॉनिटरिंग की बात करते हैं, जब हम ड्यू डिलिजेंस की बात करते हैं, मॉनिटरिंग जैसे कि ड्यू डिलिजेंस अडॉप्ट करने की यहाँ पर फिर जरूरत है, जैसा कि आप पूरी सिचुएशन को बता रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो कि क्या इसमें कोई प्री फिल्टरिंग गाइडलाइंस नहीं है अभी? क्या हम कहें कि आईएफपीएस की क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस आज हमारी क्या हैं? देखिए, मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस ये हैं कि इसको अपलोडिंग को, इसके प्रसारण को सोर्स के ऊपर रोकना होगा। यानी कि वह व्यक्ति जो इसको क्रिएट करता है, यदि किसी भी प्रकार से उसको अपलोडिंग से और प्रसारण के ऊपर वहां पर रोक लग जाए, तो निश्चित तौर पर इस मिनास के ऊपर पूरी तरह से पूरे विश्व के अंदर रोक लग जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो मैं यही आपसे मैं बात कर रहा था कि दिस इज अ चैलेंज टू आइडेंटिफाई कि भाई जो सोर्स ने अपलोड किया है जो मटेरियल, क्या वह किसी चाइल्ड से रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि वो एक नया फेस है। वो एक नया चाइल्ड है जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साइबर वर्ल्ड के अंदर, जिसको एआई नहीं पकड़ पाती है। तो मैं मानता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना मजबूत आज के दिन में वैसे भी पहले भी बहुत ज्यादा है, पहले से बढ़ भी रहा है इनकी मजबूती, लेकिन मजबूती के साथ में
इसके चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को इसके प्रसारण के नए नए तरीके भी पता मिल लग रहे रहे हैं। हैं। हाँ बिल्कुल, ये इस पर भी एक- मैं मेरे मेरे एक- मेरे मेरे कुछ सवाल रहेंगे आपसे रविंद्र जी। छोटा सा पहले ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। तुरंत लौटेंगे स्ट्रीट टॉक में। और बेहद सब्सटेंसिव मसले की बात आज चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, उसकी असल तस्वीर ग्लोबली इतना ज़्यादा कहें स्ट्रिक्ट रूल्स होने के बावजूद, कानून होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कोई गड़बड़ी तो है जिसे क्रैकडाउन करने की आज के समय में ज़रूरत है। तभी तो मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और भारत भी उन्हीं देशों में से एक है जहां पर ये जो केसेस हैं वो लगातार मिल रहे हैं। तो ये चिंताजनक तस्वीर है। हम शुरुआत से लेकर अब तक देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात कर रहे हैं। रविंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज की डेट में हम देखें जब इंटरनेट का इतना प्रचार प्रसार बढ़ चुका है, हर छोटा बच्चा भी इसको बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है। आई वुड से कि और भी नए कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि हम देखे हैं साइबर बुलिंग हो, सेक्सटिंग हो, साइबर ग्रूमिंग हो, या फिर प्रीडेटिंग भी हो। ये जो चीज़ें हैं, ये जो नए नए वर्ड्स हैं वो सामने आते रहते हैं और फिर हम भी उससे जो है अनभिज्ञ नहीं रहते हैं। हम भी उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसको लेकर भी ना सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये जो प्रीडेटिंग की बात कर रहे हैं, सेक्सटिंग की बात कर रहे हैं, चाइल्ड बुलिंग की बात कर रहे हैं, ये इसको लेकर भी हम कह सकते हैं कि आईटी एक्ट में शायद कोई ना कोई प्रावधान होगा। हालांकि इसकी जानकारी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये आपसे जरूर जो मैं जानना चाहूंगी कि इनको लेकर भी हमारे आईटी एक्ट में किस किस तरीके के प्रावधान हैं या सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर ही हैं? नहीं, आईटी एक्ट जो है बहुत एक समृद्ध कानून है भारत का, और बड़ी मैं ये कहता हूँ कि इतनी डिटेलिंग है उसके अंदर। उसमें जो भी हम वर्ड्स की जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, साइबर बुलिंग हो या सेक्सटिंग हो, सब चीजों के बारे में हाँ जी। कहीं ना कोई ना कोई प्रावधान है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट है। मतलब जरूरी नहीं है कि इन शब्दों का इस्तेमाल इसी रेफरेंस में किया गया जिस रेफरेंस में ओके। तीन जो है प्रसारित और प्रचारित किया जाता ठीक है। है। लेकिन निश्चित तौर पर ज्यादातर क्राइम्स को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है आपका उनको कवर कर रहा है, और कवर करके उसके अंदर जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके रेफरेंस में जो है क्राइम कोई भी दायरे में आ जाता है। क्योंकि बेसिक चीज जो है, जिस भी चीज की आप बात करें, चाहे सेक्टिंग हो, चाहे सेक्टिंग हो, चाहे कुछ भी हो, इन सभी चीज के लिए में एक चीज इम्पोर्टेंट है, वो है कंसेंट। यानी कि ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति के पास में ये चीज भेजी और बी की कंसेंट नहीं है कि भी मैं इस तरह के मटेरियल को रिसीव करूं, तो उसमें दैट बिकम्स ऑफेंस। दैट इज द ओनली ऑफेंस। अगर दोनों कंसेंटिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन अगर कंसेंट एब्सेंट है तो वहां पर ऑफेंस बन जाता है। तो विदाउट कंसेंट प्रचार और कुछ भेजने पे, बोलने पर, सब चीजों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है कहीं ना कहीं सख्त है। और जब आपके सोशल मीडिया को लेकर के भी जो रूल्स बने हैं, वो रूल्स भी जो है भारत सरकार ने बनाए, वो भी बहुत सख्त है। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न डे को आगे रखते हुए, सोचते और समझते हुए वो बनाए गए हैं। उसमें ज्यादातर चीजों को कवर किया गया। जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, हम क्योंकि शुरुआत में कैलाश सत्यार्थी जी को भी सुना जिन्होंने एक कन्वेंशन की बात कही थी। जब भी इंटरनेशनल फोरम पर बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं, तो हर तरीके के मसलों को उठाया जाता है। और ये भी एक ऐसा मसला है जो ग्लोबली कहें काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि कई कानून होने के बावजूद भी इसको लेकर प्रोग्रेसिवली कई रिपोर्ट्स जो हैं जो आती हैं वो चिंताजनक सवाल खड़े करती हैं। सो चाइल्ड से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनको क्यों नहीं शामिल किया जाता है क्या? और क्योंकि देखिए कई कन्वेंशन तो हैं जिस पर भारत ने भी साइन किए हुए हैं, जैसे कि हम टेरर ग्रुप्स की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड टेरर ग्रुप्स की बात करें, हम यहाँ पर राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात करें, ये सब कन्वेंशन एग्जिस्ट तो करते हैं। लेकिन ओवरऑल हम देखें, ग्लोबली देखें तो इंटरपोल को इस पर कितना कोऑपरेशन मिलता है? देखिए, आपको एक गीत, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हम इसमें इस विषय में शामिल करना चाहिए, दैट इज डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड। जिसके कारण आप ये कह रहे हैं ना कि भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस, आपके पास में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, वो इसी कारण से है कि समस्त विश्व इस चीज को लेकर के एक मत नहीं है कि बच्चा किसे माना जाए।
ओके। भारत के अंदर 18 साल से नीचे के किसी भी उसको बच्चे को बच्चा माना जाता है, व्यक्ति को जी 18 साल से नीचे। जी। तो अमेरिका के अंदर 16 साल से नीचे माना जाता है बच्चा। हम्म। अगर आप अपने रिलीजन्स के हिसाब से भी माने तो एज ऑफ प्यूबर्टी जो है मुस्लिम लॉ के अंदर बच्चे जो है खास करके लड़कियां 13-14 साल की उम्र में अटेन कर लेती हैं, तो उसके बाद में उनके पास में वैलिड राइट ऑफ कंसेंट है। ओके। तो इंटरनेशनल फोरा जो है, सबसे पहले तो इस चीज को लेकर के एक मत होना चाहिए ना कि भी बच्चा किसे माना जाए। राइट। पहले आपको बच्चा मानेंगे, उसके बाद में ही तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई कन्वेंशन बनाएंगे। तो Okay. यहाँ पर कभी भी एक मत नहीं होता है सिस्टम। Okay. ये सबसे बड़ी जो समस्या है, जो आपको जो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा एक हर्डल है, इसको लीगल हर्डल माने या कोई भी सोशल हर्डल माने, जब तक कि समस्त विश्व इस चीज को लेकर के एक मत नहीं हुआ कि बच्चा किसे माना जाए और किस चीज को आर्ट की कैपेसिटी में रखा जाए, किसको नहीं। जैसे रशियन आप देखेंगे ना मटेरियल, आपको पता लगेगा, आप स्टडी करेंगे तो रशियन मटेरियल को उस समय पर, उस एरिया के मटेरियल को उस समय पर ये कह करके प्रोटेक्शन दी जाती थी दैट इट इज ए मैटर ऑफ आर्ट। जैपनीज भी ऐसा ही था दैट इट इज ए मैटर ऑफ आर्ट। तो वहां पर सबसे बड़ी समस्या ये रहती थी कि उसको इट इज अ मैटर ऑफ आर्ट कह करके उसको प्रोटेक्ट करती थी सरकारें कि छोड़िए हमारा, इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म बढ़ता गया, उसके बाद में कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक मजबूत उनके ऊपर दबाव बना कि आप अपने क्षेत्र में इसका प्रचार और प्रसार को रोकिए, क्योंकि सारा का सारा ऑनलाइन जो है लगभग डाटा जो है वही से इसको प्रचारित किया जाता था, बनाया चाहे कहीं भी जाता हो, बनाया कहीं भी जाता हो। लेकिन वहां पर आईटी एक्ट इतना मजबूत उनका नहीं था, आईटी के लॉज उनके इतने नहीं थे कि वो इसको रोके। और कहीं ना कहीं प्रचारित करने में जो है, मैं कहता हूं कि वहां की सरकारों का पूरा रोल इसलिए रहा कि उन्होंने कभी इसको रोकने का प्रयास ही नहीं किया। आज के दिन में रुका है क्योंकि ज्यादातर जो सर्वर्स हैं, बड़े सर्वर्स हैं, वो अमेरिका बेस्ड है। तो अमेरिका के अंदर इसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं। तो उन्होंने अब जितने भी सर्वर्स हैं उनको एक निर्देश दिए। भारत में भी इसके लिए, इसको लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस है, हमने भी इसके निर्देश दिए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है, जो इसको लेकर के जो नॉट पर्टेनिंग टू स्पेसिफिकली चाइल्ड बट रिगार्डिंग ऑल अडल्ट मटेरियल, पोर्न मटेरियल, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। वहां पर भी इस मामले पर बहुत बड़ी जिरा, और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के ऊपर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं अलग अलग जो पक्ष हैं कि भाई इसको रोकने का तरीका हो तो कैसे हो, और इसके लिए किस प्रकार के फ्रेमवर्क की आज के दिन में भी जरूरत है। तो मैं ये कहता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहले इस चीज के ऊपर एकमत होना चाहिए कि आप जो है 18 साल से नीचे के किसी भी व्यक्ति को, पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को जो है बच्चा माने, पहली बात। और दूसरी बात, इसको जेंडर न्यूट्रल किया जाए। हम इस चीज को फिर मिस कर रहे हैं कि चाइल्ड अब्यूज केवल मेल्स फीमेल्स का नहीं होता, मेल्स का भी उतना ही होता है। तो उनके रिलेशन में भी एक जेंडर न्यूट्रल एज डिफाइन करके इसके ऊपर इंटरनेशनल कन्वेंशन बने, तब कहीं जाकर के हम इस मटेरियल को और इस मामले में एक सख्त मैं कहता हूँ रुख अपना सकते हैं। वरना आज के दिन में तो केवल एक्सेप्ट फॉर इंटरपोल, जो कि ऑन इट्स ओन कर रही है, डाटा को बना करके रख रही है, उसके अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के नाम पर। ठीक। थैंक यू सो मच सर, आपने लीगली फ्रेमवर्क की आपने हमारे साथ जानकारी शेयर की है, काफ़ी कुछ हमें भी जो है समझने को मिला है, इन्फॉर्मेशन गेन करने को मिला है। थैंक यू सो मच फॉर दैट, प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। काफ़ी हेल्दी डिस्कशन रहा चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो दर्शकों से अपील है कि यदि आज के इस प्रोग्राम को लेकर कोई फीडबैक देना चाहे तो info@justbroadcasting.com पर आप हमें मेल ज़रूर करें। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।